हेलो गाइस, आप सभी का आई एडवेरा के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने तुगलक साम्राज्य के जितने भी सुल्तान थे उनके बारे में हम लोगों ने जाना और ये भी जाना कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनडीए में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आफ्टर तुगलक दिल्ली का हाल क्या था, यानी तुगलक के बाद दिल्ली का क्या हुआ और दिल्ली पर कौन से लोग शासन करने लगे और किस तरह से ये दिल्ली लोदियों के हाथ में आया। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली के उस व्यवस्था के बारे में जब तुगलकों के बाद दिल्ली थी। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो चुकी है और फिरोज शाह तुगलक का जो उत्तराधिकारी है वो उसका एक पुत्र है, सन है, और उसका नाम है फतह खान। फतह खान का जो पुत्र है उसका नाम है तुगलक शाह। और तुगलक शाह जो है अपना एक टाइटल रखता है और वो टाइटल है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक सेकंड का एक टाइटल रखने के बाद ये नेक्स्ट रूलर बनता है दिल्ली सल्तनत का, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक हिज सन फतेह खान, उसका जो लड़का फतेह खान है वो उतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए गद्दी कौन पाता है? द सन ऑफ फतेह खान तुगलक शाह अडॉप्ट अ न्यू टाइटल गयासुद्दीन तुगलक एंड ही रूल्ड दिल्ली सल्तनत आफ्टर फिरोज शाह तुगलक। आफ्टर करोनेशन ही अडॉप्ट अ न्यू टाइटल गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। अब गयासुद्दीन तुगलक सेकंड नाम रखने से कोई थोड़ी हो जाता है इतना बड़ा बादशाह। गयासुद्दीन उसके बाप दादा का नाम था, लेकिन वो सोच रहा था कि हम ये टाइटल रखेंगे तो हमारा प्रभाव ज़्यादा होगा। अब इसकी हो जाती है हत्या और इसकी हत्या होने के बाद फिरोज शाह तुगलक का एक और पुत्र है, एक और सन है, उसका भी यहाँ नाम ले लेते हैं, उसका नाम है जफ़र खान। जफ़र खान का भी एक पुत्र है, उसका नाम है अबू बकर। और अबू बकर जो है वो गद्दी पर बैठ जाता है और अबू बकर के ही समय में दिल्ली में बहुत सारी स्थितियां बिगड़ती हैं और ये अबू बकर जो है सुल्तान बनता है 1389 एडी में। और अबू बकर जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद नया शासक बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है बहुत बड़े संकट में फंसती चली जा रही है। बाहर के जो आक्रमणकारी हैं उनको पता चल गया है कि इंडिया पर इन्वेजन करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ऐसा कॉम्पिटेंट सुल्तान नहीं है जो कि दिल्ली की रखवाली कर सके। अब यहाँ पर इस तरह से तमाम शासक बनते बिगड़ते रहते हैं, तमाम शासकों के बीच में एक नई जोड़ी आती है और यहाँ पर ये पहला समय था जब दिल्ली में 2 सुल्तानों ने शासन किया। अब दिल्ली में 2 सुल्तान जो शासन किए उनमें भी हम आपको बता दें कि नासिरुद्दीन महमूद एक शासक और दूसरा शासक था नुसरत शाह। तो नुसरत शाह जो है वो फिरोजाबाद से अपने शासन का संचालन करता था और नासिरुद्दीन महमूद जो था वो दिल्ली में बैठ करके ही अपने शासन को चलाता था और पालम तक ही इसका शासन था। उसके बाद का शासन जो है वो चला जाता था किसके पास? नुसरत शाह के पास। तो इस तरह से दिल्ली में 2 बादशाहों का होना तैमूरों को बहुत अच्छा लगा और तैमूरों ने उस समय दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तो फिरोज शाह का एक और पुत्र था नुसरत शाह,
और नासिरुद्दीन महमूद दोनों मिल करके इस दिल्ली को चलाने की कोशिश किए और 1398 में दिल्ली का बादशाह कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद के समय तैमूर इन्वेजन हुआ। तैमूर इन्वेजन जब दिल्ली पे हुआ तो नासिरुद्दीन महमूद और नसरत शाह दोनों दिल्ली छोड़ करके भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। और तैमूर मनचाहे तरीके से दिल्ली को लूटा। दिल्ली में तमाम कत्लेआम हुए, दिल्ली के लोग मारे गए, दिल्ली एकदम शमशान घाट बन चुकी थी। बर्बाद दिल्ली को फिर से आबाद करने के लिए आगे आया मल्लू इकबाल, जो नासिरुद्दीन महमूद का वज़ीर था। तो वज़ीर के दम पर नासिरुद्दीन महमूद फिर दिल्ली पर कब्जा किया और नसरत शाह का कहीं पता ही नहीं है। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद देखा कि भाई तैमूर जा चुके हैं, लेकिन उसके सरदार खिज्र खां को विशेष व्यवस्था के तहत दिल्ली की आधी जो व्यवस्था थी, आधा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसे सौंप दिए गए थे कि आप टैक्स वसूल करके हमें देना। तैमूरों का जो ग्रुप आया था उसमें शाहरुख नाम का एक व्यक्ति था जिसका पर्सनल लिंक थे खिज्र खां से, और इसलिए खिज्र खां दिल्ली में अब सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया। और जैसे ही मल्लू इकबाल ने दिल्ली पर कब्जा करने की बात आगे बढ़ाई कि अब दिल्ली पे तो आ गए हैं और आगे साम्राज्य विस्तार किया जाए, खिज्र खां से लड़ाई हुआ और मल्लू इकबाल मारा गया। मल्लू इकबाल के मरते ही दिल्ली फिर एक बार सुनी। नासिरुद्दीन महमूद की हालत ख़राब। नासिरुद्दीन महमूद घबरा के दौलत खां लोदी नाम के एक अफगान सरकार को दिल्ली की सत्ता सौंप दी और अपने सुरक्षा में चला गया। नतीजा वही कि खिज्र खां और जो है दौलत खां में युद्ध हुआ, दौलत खां मारा गया और दिल्ली पर अधिकार हो गया खिज्र खां का। यानी आफ्टर तैमूर इन्वेजन जो शक्तिशाली गुट हुआ, जो शक्तिशाली पर्सन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर बना, उसका नाम था खिज्र खां। और खिज्र खान एक नए राजवंश की स्थापना करता है और उस राजवंश का नाम है सैयद राजवंश, सैयद डायनेस्टी। After the invasion of Taimur in 1398, a new dynasty arose in India. The founder of this dynasty, Sayyid dynasty, was Khizr Khan, and Khizr Khan was the representative of Taimur in India. अब यहाँ पर भारत में जो है खिज्र खां तैमूरों का प्रतिनिधित्व करता है और तैमूरों की प्रतिनिधित्व करने के बाद दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना कर लेता है, सैयद राजवंश। अब आइए आज उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, सैयद राजवंश के बारे में। सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का जो समय था दिल्ली में वो था 1414 टू 1450 AD। आप समझ रहे हैं कि कितने वर्ष तक ये लोग शासन किए। अब यहाँ पर जो राजा बनता है, राजा का अगर हम देखें कि कौन कौन यहाँ पे किंग हैं, सुल्तान हैं, तो खिज्र खां, खिज्र खान ही वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। एंड आफ्टर खिज्र खान मुबारक शाह, मुबारक शाह, एंड आफ्टर मुबारक शाह नेक्स्ट रूलर वॉज मोहम्मद शाह। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए। एंड आफ्टर मोहम्मद शाह द लास्ट रूलर वॉज, द नेम ऑफ रूलर वॉज अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये राजा थे, यानी ये नंबर 1 पे था, ये नंबर 2 पर, ये नंबर 3 पर और ये नंबर 4 पर। यानी सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1450 4 जो है राजवंश देखे हैं, यानी 4 राजाओं का वंश देखा इन्होंने, जिसमें खिज्र खां फाउंडर था। तो
तो खिज्र खां के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको दे देते हैं, ज़्यादा इसमें तो कुछ पूछा नहीं जाता है। खिज्र खान वॉज द फाउंडर, और इसने एक टाइटल एडॉप्ट किया था, रैयत-ए आला, रैयत-ए आला। जो लोग हिंदी में नोट करना चाह रहे हैं वो नोट कर लें। रैयत-ए आला नाम की एक उपाधि धारण किया, और ये कहता था कि भाई हम जो हैं वो रैयतों के स्वामी हैं, आई एम नॉट अ किंग। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था हिंदुस्तान पर 1389 में, और तैमूर लंग का लड़का जो था उसका नाम था शाहरुख, और शाहरुख ने खिज्र खां को विशेष अपना रिप्रेजेंटेटिव तय करते हुए इसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक इसे नियुक्त कर दिया। अब इसका शासक नियुक्त करने के साथ साथ, चूँकि यही एंट्री गेट था हिंदुस्तान में घुसने का, और एंट्री होने के नाते यहाँ पर चीज़ें आपको बता दें कि बहुत अच्छी नहीं थी। सैयद वंश जो है बन तो गया, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर जनता भी परेशान है, और जनता के साथ साथ जो है टैक्स का जो आना है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय की दिल्ली कैसी रही होगी। तमाम तरह के इन्वेजन का खतरा चारों तरफ से बढ़ गया था। दिल्ली में रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे थे। तो मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का इसे शासक भी नियुक्त किया, और बताया कि भाई तुम यहाँ से टैक्स वसूल करके हमें देते भी रहना, ताकि हमारी स्थिति मजबूत रहे और तुम्हें एक तरीके से राजवंश स्थापित करने का मौका मिल जाए। फरिश्ता नाम का एक इतिहासकार है जो खिज्र खान को बताया था कि वह एक न्यायप्रिय राजा था और प्रजा के लिए ही सारा काम करता था, प्रजा उसके लिए सब कुछ था। यहाँ पर यह भी है कि इसने बहुत सारे जगहों पर अपने अधिकार कर लिए थे, जिसमें मेवात, खोर, कालेश्वर, उसके बाद ग्वालियर, बयाना, मेवात, बदायूं, यहाँ पर जो है छोटे छोटे विद्रोह हुए, और उन विद्रोहों को इसने बहुत ही मजबूती से समाप्त किया। इसके मरने के बाद इसका जो लड़का था मुबारक शाह, उसे उत्तराधिकारी बनाया गया। तो मुबारक शाह के समय में भी कुछ ज़्यादा उन्नति नहीं हुई। मुबारक शाह के बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो तारीख़ मुबारक शाही से मिलती है, और तारीख़ मुबारक शाही जो ग्रंथ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिसके ये पता चले कि उस समय का जो भारत था वो ज़्यादा तरक्की किया था। मुबारक शाह के बाद दिल्ली पर एक नया राजा बैठता है जिसका नाम है मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह 1434 से लेकर के 1445 तक ही राजा बन पाया। इसके शासनकाल में इसने एक व्यक्ति को अपने राज्य में नियुक्त करता है जिसका नाम है बहलोल लोदी, और यही बहलोल लोदी आगे चल कर के लोदी साम्राज्य की स्थापना करेगा। बहलोल लोदी को ये सबसे ज़्यादा मानता है, मुल्तान का सूबेदार है, और मुल्तान का सूबेदार होने के नाते, चूँकि मुल्तान ही एंट्री गेट है हिंदुस्तान में घुसने के लिए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ताकतवर सूबेदार होता था उसे नियुक्त किया जाता था, और इसे खाना की उपाधि दिया था बहलोल लोदी को। तो ये प्रश्न आपका इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, डिस्क्रीट टाइप में अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि भाई बहलोल लोदी को खाना की उपाधि, क्योंकि खाना की उपाधि बहुत ही इतिहास में कम लोगों को दिया गया है, तो खाना की उपाधि सल्तनत काल में किसे दिया गया, तो बहलोल लोदी को। और किसने दिया था, तो मोहम्मद शाह ने दिया था। ये ध्यान रखने वाली बात है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, खान ए खाना, ये एक टाइटल है, और ये टाइटल गिवन टू बहलोल लोदी बाई सैयद सुल्तान मोहम्मद शाह। ठीक है, क्योंकि इसने शाह उपाधि धारण की थी, शाह टाइटल इसका था,
तो इसलिए इसे मोहम्मद शाह कहा गया। और मोहम्मद शाह की मृत्यु जैसे ही हुई वैसे ही सैयद वंश का पतन शुरू हो गया, और यहाँ पर जो बहलोल लोदी है वो अपने आप को शक्तिशाली बना चुका था यहाँ पर आते आते, और बहलोल लोदी आगे चल कर के लोदी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि लोदी साम्राज्य की स्थापना कौन करता है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखना चाहते हैं, क्योंकि पार्ट 2 बनाने का मन है, और पार्ट 2 में आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी देंगे हम लोदी साम्राज्य के। चूँकि लोदी साम्राज्य में जो सबसे बड़ा काम है वो काम है सिकंदर शाह लोदी का। तो सिकंदर शाह लोदी जो है हिंदुस्तान में कुछ नए परंपराओं को लागू करता है, कुछ नए कस्टम्स लागू चलाता है। इब्राहिम लोदी का ज़्यादा रोल नहीं है, इब्राहिम लोदी बस इतना ही है कि वो मुग़लों से हार गया। यहीं से संबंधित आपके जो टॉपिक्स हैं उन पे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जल्द ही हम आपको पार्ट 2 वीडियो देंगे, और उस पार्ट 2 में आपको लोदी डायनेस्टी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा? जो लोग इस वीडियो पे बने हुए हैं अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट उन्हें ऐसे ही मिलता रहेगा। थैंक यू।